हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 5 सितंबर 2020। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में है, यानी एनसीबीसी के बारे में। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो एनसीबीसी है उसके पास सारी पावर्स हैं एक सिविल कोड की। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन पहला वाला इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं एनसीबीसी के बारे में। देखिए जो कमीशन है ना वो हाल में न्यूज़ में था क्योंकि एक कमीशन फॉर्म किया गया है जो कि हेड किया जाएगा जी रोहिणी के द्वारा, ठीक है। और ये जो कमीशन है ना जी रोहिणी की अध्यक्षता में, वो लगभग 3 साल से ना एग्जामिन कर रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ये जो एनसीबीसी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहाँ किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल 338 बी में मेंशन्ड है। और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो कमीशन है ना वो इन्वेस्टिगेट करती है और मॉनिटर करती है सारे मैटर्स को जो कि रिलेटेड है किससे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के सेफगार्ड से रिलेटेड है जो। तो ये सारे जो मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करती है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन में यही है कि ये जो कमीशन है ना वो एनुअली अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है किसको, प्रेसिडेंट को। और ये जो रिपोर्ट है उसमें क्या कंपाइलेशन रहता है, उसमें यही कंपाइलेशन रहता है कि ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है ना तो उनके सेफगार्ड के लिए क्या काम किया जा रहा है। तो उन सारे कामों का विवरण रहता है उस रिपोर्ट में। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो एनसीबीसी है उसके पास पावर्स होती है सिविल कोर्ट की जब वो सूट को ट्राई करती है तब। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनसीबीसी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो मिशन कर्मयोगी के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो मिशन है वो एक तरह का न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, जिसका एम ये है कि प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म को अपग्रेड करना। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो मिशन है वो गवर्न किया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया मिशन कर्मयोगी को। ये एक तरह का नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। देखिए जो मिशन कर्मयोगी है ना वो एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है जो कि किसके लिए है, सेंटर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। ये पोस्ट रिक्रूटमेंट है और जो स्टेटमेंट था उसमें प्री रिक्रूटमेंट की बात की गई थी, तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जो ये जो नेशनल प्रोग्राम है ना वो गवर्न किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के द्वारा। इस काउंसिल में और कौन कौन से लोग इंक्लूड करेंगे, स्टेट के सीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ एक्सपर्ट्स। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। अभी जो काउंसिल फॉर्म होगा उसका काम क्या होगा ये भी जान लेते हैं। देखिए जो काउंसिल है ना वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा और साथ में अप्रूव भी करेगा किस किस चीज़ को, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिशन कर्मयोगी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो स्कीम है वो ड्यूटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्टर्स को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके। देखिए जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है ना वो हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत क्या किया गया है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव को कैप कर दिया गया है, यानी हर एक एक्सपोर्टर को 2 करोड़ रुपए तक का ही इंसेंटिव मिलेगा कि जितने भी आउटबोर्ड शिपमेंट्स होंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है ना, वो इंट्रोड्यूस की गई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत, ना कि न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अंतर्गत, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड के बारे में जान लेते हैं। देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड है क्या, ये एक 10 डिजिट का कोड होता है जो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। कौन इशू करता है इस कोड को? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इस कोड को इशू करेगा। और इस कोड का काम क्या है? देखिए इस कोड के बिना ना कोई भी इंपोर्टर गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकता और कोई भी एक्सपोर्टर बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाएगा जो एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत आती हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट जो है ना ड्यूटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, किसको? एक्सपोर्टर्स को, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड कंट्री। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस कोड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन किए गए हैं, आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो क्वेश्चन आवर है ना वो एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि लिमिटेड है लोकसभा तक। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि 0 आवर जो है ना वो एक तरह का इनोवेशन है, किसका? इंडियन पार्लियामेंट्री का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया जाए और 0 आवर को जो है कर्टेल कर दिया जाए मॉनसून सेशन के लिए, कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो पहला घंटा होता है ना वो क्वेश्चन आवर के लिए स्लॉटेड होता है। इसमें देखिए जो 2014 में हुआ क्या था कि क्वेश्चन आवर को शिफ्ट कर दिया गया था राज्यसभा में। अब क्या है कि क्वेश्चन आवर जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हेल्ड किया जाता है हर सेशन के दिन, ठीक है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ना राज्यसभा और लोकसभा के, वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं कंडक्ट ऑफ क्वेश्चन आवर के लिए। 0 आवर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो 0 आवर है ना वो इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है और वो मेंशन नहीं है पार्लियामेंट्री रूल बुक्स में। इस 0 आवर में होता क्या है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रेज कर सकता है ऐसे मैटर को, कोई भी मैटर को बिना प्रायर नोटिस के। 0 आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और तब तक लास्ट करता है जब तक एजेंडा ऑफ द डे नहीं कंप्लीट हो जाता। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी 0 आवर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन वो पैंगोंग टसो लेक के बारे में है। हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है यानी इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है एक तरह की फ्रेश वाटर लेक है। दूसरा ये बोलता है कि ये लेक जो है वो लिस्टेड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो लेक है ये पार्ट है इंडस वाटर बेसिन का। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस लेक के बारे में। देखिए अगर पैंगोंग टसो को आप ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक। पैंगोंग का मतलब होता है कॉन्क्लेव लद्दाखी लैंग्वेज में और टसो का मतलब होता है लेक तिब्बतियन लैंग्वेज में। पैंगोंग लेक जो है ना वो 14,000 फीट की ऊंचाई पे सिचुएटेड है। 135 किलोमीटर लंबी लेक है ये फॉर्म हुई थी तैथिस जियोसिंक्लाइन से। तैथिस जियोसिंक्लाइन से मुझे एक बात याद आती है कि तैथिस सी के जो डेब्रीज थे ना उससे एक माउंटेन रेंज फॉर्म हुई थी। उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है ज़रा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताइएगा। देखिए जो पैंगोंग लेक है ना वो एक तरह की ब्रैकिश वाटर लेक है, इसीलिए अनड्रिंकेबल है। ये जो लेक है ना वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन अभी ये प्रोसेस में इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ वेटलैंड इन अंडर रामसर कन्वेंशन। अगर ये वेटलैंड के तौर पे रजिस्टर हो जाती है तो एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ये वेटलैंड बन जाएगा और पहला वेटलैंड होगा कहाँ पे? साउथ एशिया में, जो कि एक ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लें। देखिए ये जो लेक है ना वो इंडस रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है, ये एक तरह का सेपरेट लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पैंगोंग लेक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे।
जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो सिन गैस के बारे में है। सिन गैस देखिए एक तरह का फ्यूल गैस मिक्सचर है और हमें बताना है कि उसके जो प्राइमरी कंटेंट है वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो बताइए कौन कौन कंसिस्ट करते हैं सिन गैस को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे जितने भी गैसेज है ना वो एक तरह का कंपोनेंट है सिन गैस की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं सिन गैस के बारे में। देखिए जो सिन गैस है ना वो कोल गैसिफिकेशन के मेथड से प्रोड्यूस की जाती है। इसका मिक्सचर क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी है। देखिए जो सिन गैस है ना इसका नाम इसके यूज़ के अकॉर्डिंग ही पड़ा हुआ है। देखिए इंटरमीडिएट का काम करती है सिंथेटिक नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में। कौन कौन सी गैसेस को, अमोनिया और मिथेनॉल को। तो इसीलिए इसका नाम सिन गैस पड़ता है। देखिए जो सिन गैस है ना वो प्रोड्यूस की जाती है कोल गैसिफिकेशन मेथड से। और इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है। देखिए जो सिन गैस होती है ना वो कंबस्टेबल होती है, मतलब आग लगने पे कंबशन होता है, इसमें जलती है पूरी तरह। तो इसको फ्यूल के तौर के पे भी यूज़ किया जा सकता है इंटरनल कंबशन इंजन में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सिन गैस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर्स मेंशन्ड है। एक तरफ फेमस टेम्पल है और दूसरी जगह ये स्टेट के नेम मेंशन्ड है जहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है विरूपक्षा टेम्पल जो कि कर्नाटका में, खजुराहो टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, कोनार्क सन टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड लास्ट रामनाथ स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में। तो बताइए कौन से कोड करेक्टली मैच्ड हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फर्स्ट विरूपक्षा टेम्पल कर्नाटका में तो ये करेक्ट है, और रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में, तो ये भी करेक्ट है। बाकी जो दोनों पेयर वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इनकी लोकेशंस को। देखिए जो खजुराहो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में, और कोनार्क सन टेम्पल जो है उड़ीसा में, रामनाथ स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में, और विरूपक्षा टेम्पल जो है कर्नाटका में थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये जो काउंसिल है वो नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वही कहता है कि जो ये काउंसिल है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया या सेटअप किया गया है। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो काउंसिल है ना वो प्रोवाइड करती है एक्सेस को, किसके लिए, रिस्क कैपिटल के लिए, थ्रू टारगेटेड फंडिंग फॉर बायोटेक सेक्टर। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो असिस्टेंस काउंसिल है ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि सेटअप की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एक तरह की इंटरफेस एजेंसी है जो कि स्ट्रेंथन करेगी और एम्पावर करेगी एमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइजेस को। साथ में ही क्या करेगी, स्ट्रैटेजिक रिसर्च और इनोवेशन को भी अंडरटेक करेगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो है ना ये जो काउंसिल है वो इम्प्लीमेंट करेगी मैंडेट को थ्रू वाइड रेंज ऑफ इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स के। अब इस इम्पैक्ट इनिशिएटिव को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो देख लेते हैं, और इस इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी रिस्क कैपिटल की थ्रू टारगेटेड फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा, आईपी मैनेजमेंट किया जाएगा, और हैंड होल्डिंग स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जो बायोटेक फर्म्स है ना उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर्स मेंशन किए गए हैं। तो आइए पेयर्स को देख लेते हैं और बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रेडिशंस मेंशन है और राइट हैंड साइड पे स्टेट मेंशन है। तो हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। जो पहला पेयर है वो है छापछरकुट फेस्टिवल मिजोरम में, दूसरा है खोंजो परबा बल्लड़ मणिपुर में, तीसरा है ओनम केरला में। तो बताइए कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए ओनम फेस्टिवल जो है ना वो न्यूज़ में रहता है, ये केरला में मनाया जाता है। ये एक तरह का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है किंग महाबली को वेलकम करने के लिए। ये माना जाता है कि जो किंग महाबली ना उनकी स्पिरिट विजिट करती है केरला में, कब, टाइम ऑफ ओनम के दौरान। ये एक तरह का फेस्टिवल है पैडी हार्वेस्ट को भी लेके। देखिए जो फेस्टिवल है वो मनाया कैसे जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान क्या होता है, जो लोग होते हैं ना अपने ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेस्ड होते हैं और प्रिपेयर करते हैं ओनम साध्य को,
बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पूकोलम, रंगोली मेड बाय विथ फ्रेश फ्लावर्स, वल्लम कली, बोट रेस, पुल्ली कली, टाइगर डांस, कई कोट्टू कली, ओनम डांस, कुमाटी कली, मास डांस एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज़। तो ये जो सारे टर्म्स हैं ना, इनको ध्यान रखिएगा, जैसे वल्लम कली, पुल्ली कली, कई कोट्टुम कली। कभी कभी क्या करती है ना यूपीएससी, ऐसे ही टर्म्स का नाम लिख देती है और 4 ऑप्शन बना देती है, बोल देगी ये कोई नदी है, ये कोई ट्रेडिशनल डांस है, या ये कोई फूल है जो वेस्टर्न घाट्स में उगता है, ऐसे करके ऑप्शन बना देगी और उसके बाद आपको कहेगी करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। तो जो टर्म्स है ना, कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करती है, तो इनको ध्यान में रखिए जाइएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में यही है कि छापछड़कूट फेस्टिवल जो मिजोरम में मनाया जाता है और खोंजो परबा बल्लर मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन फेस्टिवल्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें कुछ पेयर दिए गए हैं जोग्राफिकल इंडिकेशंस को और स्टेट्स को लेके। हमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली इनकरेक्ट है, यहाँ पे यानी नॉट मैच्ड करेक्टली। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ब्लू पॉटरी जो है वो जीआई इंडिकेशन है राजस्थान की, अर्नामूला कन्नड़ी जो है वो कर्नाटका की है, नक्शी कंथा जो पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल, और कंदमाल जो हल्दी है वो उड़ीसा की है। तो बताइए कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है यानी इनकरेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन बी जो इसका इनकरेक्ट है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कंदमाल हल्दी जो थी वो न्यूज़ में थी। वो ये जो हल्दी है उसके पास जीआई टैग है और ये एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है। जो ट्राइबल है ना, वो इस ट्यूबर को ग्रो करते हैं बिना किसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के। लेकिन ये देखा गया है ना कि लॉकडाउन में इस हल्दी का जो सेल है वो गिर गई है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। आइए जीआई टैग्स की एक व्यू देख लेते हैं, कौन कौन से जीआई टैग इंक्लूडेड है, कौन कौन से स्टेट। आइए मैप बेस अप्रोच में देख लेते हैं सारे जीआई टैग्स को जो कि इंडिया में है। देखिए, जो ब्लू पॉटरी है वो जयपुर राजस्थान में, चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश की है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी जीआई टैग है गुजरात की, और सोलपुर चादर जो है वो महाराष्ट्र की है। इधर देख लेते हैं, जो कन्नी शॉल होती है वो जम्मू एंड कश्मीर की है, कुल्लू शॉल जो होती है हिमाचल प्रदेश की, मधुबनी पेंटिंग्स बिहार की, और जो मैसूर सिल्क है वो कर्नाटका की है, अरममुल्ला कन्नाडी जो है केरला की है ना कि कर्नाटका की। इसलिए वाला ऑप्शन इनकरेक्ट था। कांचीपुरम जो सिल्क साड़ी है वो तमिलनाडु की है, सलेम फैब्रिक जो है वो भी तमिलनाडु का है, और जो उड़ीसा का इकट है वो भी उड़ीसा का जीआई टैग है, और बस्तर धोकरा जो है वो छत्तीसगढ़ का है, और पोचमपल्ली इकट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारे जीआई टैग थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच्ड टू द एंड। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.